माँ भारती को प्रणाम करते हुए इस ज्ञान निधि चैनल पर आप सभी प्रतियोगियों का, परीक्षार्थियों का, छात्रों का, मित्रगणों का, शुभाकांक्षियों का स्वागत है। व्याख्यान की अगली कड़ी में द्विवेदी युग के बारे में मैं आज प्रकरण लिया हूँ। द्विवेदी युग, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो हिंदी साहित्याकाश में अचानक एक अमावस्या की रात आ गई, अर्थात वह भारतेंदु हरिश्चंद्र रूपी जो इंदु था, चंद्रमा था, वह अचानक मौत की कालिमा में, अमावस्या में घिर गया। ऐसा लगा कि जैसे हिंदी जो नई चाल में ढलने का सपना देखे थे भारतेंदु जी, वो सपना कुछ दिन के लिए ठहर जाएगा। लेकिन तभी एक ऐसे चंद्र का हिंदी साहित्याकाश में उदय हुआ और इनके साथ ऐसे तमाम लेखक मंडल और कवि मंडल और महाकाव्य मंडल के तारों का भी उदय हुआ, जिनका नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्हीं के ही नाम पर इस युग का नया नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बाद, भारतेंदु युग के बाद जो नए युग की शुरुआत हुई, उसे हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। ब्राह्मण बंधु में एक विशेष जाति होती है जिसे हम दूबे कहते हैं, और सौभाग्य से मैं भी दूबे हूँ। और बताते चलें कि महाकाव्य के प्रणेता, रामचरितमानस के प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास जी भी दूबे थे, और इनके पिता का नाम आचार्य पंडित आत्माराम दूबे था। द्विवेदी जी के उत्थान काल में इन्होंने दूबे शब्द को भी परिष्कृत किया और द्विवेदी शब्द से संबोधन करने के लिए सबको आमंत्रित किया, और स्वयं अपने महावीर प्रसाद दूबे को द्विवेदी नए परिष्करण के साथ अपना नाम का सरनेम, टाइटल रखा। फिर तो क्या हुआ, द्विवेदी लिखना एक प्रचलन हो गया। मैं भी कृष्णकांत द्विवेदी हूँ और द्विवेदी लिखता हूँ। आइए इस नक्षत्र और नक्षत्रों के साथ उदय हुए चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। इनका पूरा नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और इनका आना ही मानो हिंदी साहित्य का दूसरा जागरण सुधार काल हुआ। इसीलिए विद्वानों ने इनके काल को जागरण सुधार काल कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने बहुमुखी प्रतिभा के बल पर, दिव्य ज्ञान के बल पर, इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि हिंदी भाषा को व्याकरण सम्मत बनाया। अल्प विराम, शुद्धता, वर्तनी, प्रांजलता, नवीनता, नए नए शब्दों का प्रयोग, और इन्होंने व्याकरण सम्मत भाषा बनाने का सबसे दुरूह और प्रथम प्रयास किया। इनके लिए इन्हें साक्षात सारा हिंदी जगत नमन करता है। और इनके व्याकरण शुद्ध शब्दावलियों को प्रयोग के कारण और प्रयोग का निर्देश देने के कारण यह हिंदी भाषा पूरी तरह से वैज्ञानिक और विशुद्ध भाषा बनने का श्रेय प्राप्त करती है। इन्होंने हिंदी भाषा के लिए अथक प्रयास किया। वर्तनी, लेखनी, प्रांजलता, शुद्धता, व्याकरण सम्मत भाषा, यहाँ तक कि पूर्ण विराम, अल्प विराम, संबोधन चिन्हों का भी प्रयोग करना सिखाया। फिर क्या हुआ, इनके साथ जो नए नए तारे उदय हुए, आगे इन तारों का नाम मैं गिनाऊंगा, इन लोगों ने भी नई नई विधाएं लिखने के साथ ही साथ इन व्याकरण सम्मत भाषाओं का, बोलियों का और सब को साहित्य रूप में प्रयोग करना शुरू किया। सबसे प्रमुख घटना हुई, इनका काल 1900 से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। सन 1900 ईस्वी में एक प्रमुख पत्रिका का उदय हुआ। मानो ये पत्रिका भी साक्षात हिंदी साहित्य के परिष्करण, संवर्धन और पालन के लिए उदय हुई। इसके प्रथम संपादक का नाम है चिंतामणि घोष। प्रकांड विद्वान ये भी थे, लेकिन बहुत दिनों तक ये संयोगवश नहीं रह पाए।
तो फिर इस सरस्वती पत्रिका का भार, संपादन का भार प्रकांड विद्वान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद को सुशोभित करने वाले ऐसे ओजस्वी प्रवक्ता, पांडित्य प्रदर्शन करने वाले बाबू श्याम सुंदर दास जी के हाथों में आया। इन्होंने भी कुशल संचालन के द्वारा, कुशल संपादकत्व के द्वारा इस पत्रिका को संवर्धन किया। उसके बाद सन 1903 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में आचार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पत्रिका का कार्यभार संभाला। और फिर क्या था, फिर इनके हाथों में आते ही सरस्वती पत्रिका मानो परवान चढ़ने लगी। ऐसा लगा जैसे माँ भारती यानी माता सरस्वती ने अपने नाम की इस पत्रिका को संपूर्णतः हिंदी प्रेमियों और विदेशी हिंदी प्रेमियों को भी अपना वरदहस्त प्रदान करने लगी। फिर क्या हुआ, इस सरस्वती पत्रिका में इन्होंने जो वर्तनी शुद्धि, हिंदी के परिष्कृत भाषा और हिंदी की खड़ी बोली आदि के रूपों का जो सार प्रस्तुत किया, इस सरस्वती पत्रिका के ही माध्यम से पत्रिका हाथों हाथ बिकने भी लगी और भारतीय जनमानस में इस पत्रिका का बड़ा सम्मान हुआ। इस पत्रिका में नए नए तारे जो उदय हुए थे, ये लोग भी अपनी लेखनी चला चला करके इस पत्रिका का संवर्धन किया और ये पत्रिका भी मानो इन लेखकों को वरदान देते हुए, वरदहस्त प्रस्तुत करते हुए अपनी विकास यात्रा को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने लगी। सन 1903 ईस्वी में बाबू महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पत्रिका का संचालन भार संभाला और इसमें नए नए लेखकों को आमंत्रण करना शुरू किया। ये लेखक भी तटस्थ होकर के एक निष्ठ भाव से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के सुधार संबंधी, भाषा सुधार संबंधी नियमों का पालन करने लगे। परिणाम क्या हुआ, हमारी हिंदी भाषा समृद्ध होने लगी। निश्चय ही सरस्वती पत्रिका का, माता सरस्वती का और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हम हिंदी भाषा भाषी और साथ ही साथ तमाम विद्वद्गण और लेखक महोदय सदैव ऋणी रहेंगे। इन्होंने अपनी वैज्ञानिकता के द्वारा इस भाषा को प्रांजल, प्रबुद्ध और परिष्कृत बना करके, व्याकरण सम्मत बना करके विश्व की तमाम समृद्ध भाषाओं के समकक्ष खड़ा करने का प्रयास किया और खड़ी भी हो गई। और खड़ी होकर के आज निरंतर प्रवाहमान है। इस हिंदी भाषा को सभी लोग जानना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा एक उदाहरण कि ये हिंदी भाषा के प्रयोग में, प्रचार में, प्रसार में हिंदी फिल्मों का बड़ा योगदान है, ख़ास तौर से कुछ पुरानी फिल्मों का। जैसे मैं एक फिल्म का नाम लेता हूँ 420 का, जिसके नायक हैं तत्कालीन शोमैन, आज भी उन्हें ग्रेट शोमैन के नाम से जाना जाता है, राज कपूर जी। इन्होंने जो गाना गाया, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। इस एक शब्द रूसी का इस्तेमाल कर देने से रूस वालों ने भी इनके सारे गानों को सुनने के लिए हिंदी सीखा। कितना महान योगदान रहा इस कलाकार का कि इन्होंने विदेशों में अपने गानों की धूम मचा दी और विदेशी लोग भी हिंदी को महत्व देने लगे और इनके समस्त गानों को, साथ ही साथ आगे आने वाली तमाम मील का पत्थर, कालजयी रचनाएं हुई और जो फिल्मांकन भी किया गया, उन सब के गानों को सुनने के लिए हिंदी को पढ़ना और लिखना सीखा। परिणाम क्या हुआ, विदेशों में भी हमारे भारत से हिंदी के प्रवक्ता, प्रोफेसर भी बुलाए जाने लगे और उन्हें सम्मान मिलता गया। आज हिंदी विश्व की भाषा बन गई है। प्रयोग करने वाले भले कम हैं, लेकिन चाहने वाले दिलो जान से अनेक लोग हैं, अनेकानेक लोग हैं, हम उनको गिना नहीं सकते। आइए आगे चलते हैं। तो इस द्विवेदी युग के आ जाने के कारण, द्विवेदी के पदार्पण होने के कारण हमारा हिंदी समाज, भारत का गौरव निश्चय ही इनको मानता है और इनका ऋणी रहता है। आइए आगे हम चलते हैं। इस युग में भाषा का परिष्करण तो हुआ ही, व्याकरण सम्मत शब्दावली बनी ही, साथ ही साथ विभिन्न गद्य विधाओं का भी प्रयोग हुआ और इन्हीं के साथ इन नक्षत्र ने, इन चंद्रमा ने अपने साथ कई तारों को लेकर हिंदी साहित्य जगत आकाश में पदार्पण किया, उदित हुआ, जिनमें तमाम नाटककार, कथाकार, काव्यकार, महाकाव्यकार, समालोचक आदि भी पैदा हुए। नई नई विधाएं लिखी जाने लगी। नाटक का तो मानिए
उदय हो चुका था इंदु जी के ही, भारतेंदु जी के ही युग में, लेकिन इनके युग में आकर के तमाम नाटकों का परिष्करण हुआ। प्रमुख नाटककार हैं राधाचरण गोस्वामी। इनका एक प्रमुख कृति है, नाटक है श्रीदामा, शिवनंदन सहायकृत सुदामा, ब्रजनंदन सहायकृत उद्धव, गंगा प्रसाद कृत रामाभिषेक। ऐतिहासिक नाटकों में गंगा प्रसाद गुप्त कृत वीर जयमल, वृंदावन लाल वर्मा कृत सेनापति उदल। सामयिक नाटकों में शुद्ध वृद्ध विवाह भगवती प्रसाद तथा अनुदित नाटकों में मृक्ष कटिकम लाला सीताराम जी का पदार्पण हुआ। नागानंद सदानंद अवस्थी का पदार्पण हुआ। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना घटी। इस युग में कहानियाँ तो पहले भी लिखी जाती थीं, जैसे हमने कहा ना कि भारत से पूर्व ही मुंशी इंसा अल्लाह खां की एक कहानी है रानी केतकी की कहानी, जिसमें चंपू काव्य की शैली का इस्तेमाल किया है कि कुछ गा करके बताए गए हैं और कुछ कथानक के रूप में हैं। लेकिन प्रथम मौलिक कहानी के जितने भी गुण हैं, कहानी के कितने तत्व होते हैं, ये हम अगली लेक्चर में बताएंगे आपको। तो कहानी के जितने भी गुण हैं और जो मौलिकता होनी चाहिए वो इस युग में मिली। सन 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका कार्यभार संभाला और 1902 ईस्वी में एक कहानी छपी इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती। इस इंदुमती के कहानी के छपते ही इसी के समकालीन कई कहानियाँ भी छपीं, कई जासूसी उपन्यास भी लिखे गए। और तो और इसी काल में द्विवेदी जी के ही प्रेरणा से चंद्रकांता संतति नामक एक तिरस्माती उपन्यास भी छपा, जिसके रचनाकार लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। आपको बताते चलें कि लगभग 10 साल पहले, 10 साल तो हो ही गया होगा, चंद्रकांता संतति और चंद्रकांता नाम से एक धारावाहिक भी प्रचार हुआ था, जिसका प्रमुख पात्र क्रूर सिंह थे और जो आजकल अब भी तमाम नाट्य मंचों पर और सीरियल में आ रहे हैं। और दूसरे प्रमुख पात्र थे विश्व पितामह बनने वाले कौन, शक्तिमान, अब आगे तो आप जान ही जाएंगे कौन खन्ना थे, आप जानते हैं। तो चंद्रकांता संतति के जितने भी तिलस्म, जादूगरी और गुफा आदि की बातें, जो रहस्यमयी गुफाओं आदि का चित्र मिलता है, वह सब देवकी नंदन खत्री के दिमाग की उपज है। और तो और गोपाल राम गहमरी, जिन्होंने जासूसी उपन्यास लिखा, भूतहा उपन्यास लिखा, जिससे पाठकों का वर्ग और जो ऐसे युवा वर्ग थे जो कुछ नया जानना सुनना चाहते थे, उनके लिए उनको पाठक बनने का एक नया दौर तैयार कराया इन लेखकों ने लिखा। गहमरी, ये आपको बता दें कि गोपाल राम गहमरी गाजीपुर के रहने वाले, हमारे ही क्षेत्र के, यानी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के गहमर नामक गांव है, वहीं के ये रहने वाले हैं। जैसे हमारे क्षेत्र में उर्दू के महान शायर रघुपति सहाय फिराक जो गोरखपुर के हैं, इसलिए वो गोरखपुरी लिखते हैं, उसी तरह से गहमर नामक गांव के रहने वाले हैं, गहमरी लिखते थे। इनके जासूसी उपन्यास तो अद्भुत नवचेतना भरते थे। युवा वर्ग भी जो कुछ तिलस्माती में या जासूसी में रुचि रखता था, इनके उपन्यासों को पढ़ता था। चंद्रकांता, भूतनाथ, अनूठी बेगम और किशोरी लाल गोस्वामी का तारा और रजिया बेगम, और गोपाल राम गहमरी का तो सर कटी लाश, जासूस की भूल, भूत के पांव पीछे, ऐसे कुछ इन विषयों पर भी नए नए उपन्यास लिखे जाने लगे। आप तो अब कल्पना कर ही सकते हैं कि द्विवेदी जी के आह्वान पर इन नए नए लेखकों ने हिंदी साहित्य को, हिंदी भाषा को, हिंदी बोली को कितना परिष्कृत और कितना व्यवस्थित करके तमाम गुलदस्ते के रूप में सजाया। समय कुछ अधिक हो रहा है, इसलिए इस द्विवेदी युग को बातें तो बहुत बतानी हैं और अपने अनुभव भी इसमें बताना है। तो अब शेष अगले भाग में, जो कल ही हम प्रसारित करेंगे, तब तक के लिए सबको धन्यवाद। पुनः निवेदन है कि उत्साह बढ़ाते रहिए। नए लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा अहोभाग्य होगा और उत्साहवर्धन होगा। बाकी जितने लोग हैं अगर हमें देखते रहें, सुनते रहें तो हमारा सौभाग्य होगा। धन्यवाद। जय हिंद। मातरम वंदे।